नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। गुरवानी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, कल अपन ने जेट के सिलेबस के बारे में देखा था और सिलेबस में अपन ने कंप्लीट चर्चा कर ली थी कि कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, कौन कौन से टॉपिक अपन पढ़ेंगे और कितने नंबर का आपका एग्रीकल्चर का मैटर होता है। तो कल ये चीजें आपने देख ली थी सारी। और आज अपन बात करें तो आज जनरल एग्रीकल्चर के अंदर अपन थोड़ा सा देख लेंगे कि किस प्रकार से आपके जनरल एग्रीकल्चर में क्वेश्चंस आते हैं। तो टॉपिक हो जाएगा आज का जनरल एग्रीकल्चर। जनरल एग्रीकल्चर देखो, आराम से चलेंगे और कोई जल्दीबाजी वाला काम है नहीं। सारी चीजें अच्छे से पढ़ेंगे, सारी चीजें अच्छे से समझेंगे। कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो। अब देखो, सबसे पहले मैं बात करूं जनरल एग्रीकल्चर में, तो बेसिक से अपन स्टार्ट करें। तो बेसिक में सबसे पहले आता है आपके पास में एग्रीकल्चर वर्ड, कि आखिर अपन जनरल एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं तो एग्रीकल्चर क्या होता है, ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट। अब इसमें अपन बात करें तो सबसे पहले इसके अपन शब्द की बात करेंगे। अपन ने बात तो कर ली क्या होता है, क्या होता है हमें भी देखेंगे कि अपन क्या चीज देखने वाले हैं इसके अंदर। एग्रीकल्चर को पढ़ रहे हैं तो क्या चीज देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन इसके शब्द की बात करेंगे, उसके बाद में उस शब्द के अर्थ की बात करेंगे और अर्थ के बाद में अपन देखेंगे कि इसकी कड़ी क्या होती है, मेन कड़ी क्या निकली, इसका निचोड़ क्या निकला, वो चीज देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे, अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो आपको सिंपल से एक ट्रिक याद रखनी है और वो ट्रिक मैं आपको यहाँ पे लिखवा भी देता हूँ। एक कंडीशन आती है आपके पास में कि जिन भी शब्दों के पीछे कल्चर लगा हुआ हो वो 99% मानिए आप कौन सी भाषा के होंगे, लेटिन भाषा के होंगे। और जिन भी शब्दों के पीछे लॉजी या नोमी लगा हुआ हो वो आपके 99% ग्रीक भाषा के शब्द होंगे। ओके, ये इतनी दो चीजें अगर आपके समझ में आ गई तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। पहली कंडीशन है कि जिन भी शब्दों के पीछे कल्चर लगा हुआ होगा वो शब्द आपके 99% संभावना है कि कौन सी भाषा के होंगे, लेटिन भाषा के होंगे। और जिन भी शब्दों के पीछे लॉजी या नोमी लगा हुआ हो उनकी 99% संभावना क्या रहती है कि वो ग्रीक भाषा के शब्द होंगे। अब अपन शब्द की बात करें तो सबसे पहले इसमें अपन बात करेंगे भाषा की, ये कौन सी भाषा का शब्द है। तो भाषा में अब आप पहचान सकते हो कि जिन भी शब्दों के पीछे कल्चर लगा हुआ हो वो लेटिन भाषा के होते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के पीछे क्या कल्चर नहीं है कि सर है, तो ये कौन सी भाषा का होगा, लेटिन भाषा का होगा। कितनी चीज क्लियर। अब अपन बात करते हैं कि लेटिन भाषा के कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहली कंडीशन अपन ने क्या रखी है, यहाँ पे शब्द रखी है, तो उसकी बात करेंगे कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है। तो आपको पता है अगर मैं इस कल्चर को अलग करता हूं, इस कल्चर को अलग करता हूं तो क्या बचा, एग्री बचा एक तरफ और दूसरी तरफ कल्चरा, यानी कि पहला वर्ड एग्री और दूसरा वर्ड कल्चरा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कौन कौन से वर्ड बचा, पहला वर्ड एग्री और दूसरा वर्ड कल्चर बचा। ठीक है, अब देखिएगा अगर मैं इसको लेटिन भाषा में लिखूं, क्योंकि आपको पता है एग्रीकल्चर लेटिन भाषा का वर्ड है, लेटिन भाषा से निकला है एग्रीकल्चर। तो आपको ये देखना है कि अपन एग्री को और कल्चर को दोनों को लेटिन भाषा में क्या बोलते हैं, क्योंकि आपसे डायरेक्ट तो इसे पूछेगा नहीं कि बताइए एग्रीकल्चर जो है वो किन भाषा के शब्दों मतलब किन शब्दों से मिलकर बना है। तो आपको ऐसे डायरेक्ट तो पूछेगा नहीं कि एग्रीकल्चर, और वो पूछेगा तो फिर आपका गलत होगा वो, क्योंकि अपन ने तो एक इंग्लिश भाषा के अंदर इसको लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, किसमें, इंग्लिश में लिखा है कि यहाँ पे इंग्लिश में सीधा सीधा लिखा हुआ था, अपन ने तोड़ के और यहाँ पे लगा दिया अलग अलग समझने के लिए, है ना। लेकिन पूछता क्या है, लेटिन भाषा का पूछता है, लेटिन भाषा के किन शब्दों से मिलकर बना है। तो एग्री को अपन लेटिन भाषा में बोलते हैं एग्रोड, क्या बोलते हैं, एग्रोड। और कल्चर को अपन लेटिन भाषा में लिखते हैं कल्चरा। एग्री को लिखेंगे एग्रोस, कल्चरा सॉरी कल्चर को लिखेंगे अपन लेटिन भाषा में कल्चरा। एग्री को एग्रोस और कल्चर को कल्चरा। ठीक है, इतना चीज क्लियर। अगर अपन एग्रोस की बात करें तो अब दूसरी पहली कंडीशन अपनी कंप्लीट हो गई। पहली कंडीशन में अपने देख लिया किन शब्दों से मिलकर बना है। मैंने सिंपल से बताया कि जिन भी शब्दों के पीछे कल्चर लगा हुआ होता है वो आपके लेटिन भाषा के होते हैं, और किन शब्दों से मिलकर बना है तो मैंने देख लिया कि एग्रोस और कल्चरा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर, मतलब अपनी पहली कंडीशन इसमें कंप्लीट होती है, शब्द की बात अपन ने कर ली।
अर्थ की बात करें तो एग्रोथ का अर्थ क्या होता है, तो एग्रोथ का अर्थ सीधा सीधा निकले अपने एग्रीकल्चर में सोइल। एग्रोथ का मतलब क्या होता है, सोइल होता है। तो सोइल की हिंदी अगर आप अपन देखिए तो सोइल की हिंदी होती है भाई मृदा। मृदा को अपन या मिट्टी को अपन क्या बोलते हैं, सोइल बोलते हैं। कल्चरा है, अगर इसके अर्थ की बात करें तो टू कल्टीवेशन। और टू कल्टीवेशन को अगर अपन हिंदी में बात करें तो क्या होता है, खेती करना, खेती करना। अब देखिएगा कि मृदा के ऊपर खेती करना है, क्या है, एग्रीकल्चर है। ये इसका क्या निकल गया, अर्थ निकल गया। एग्रीकल्चर का क्या अर्थ हुआ कि मृदा के ऊपर खेती करना ही क्या है, एग्रीकल्चर है। मृदा के ऊपर खेती करना एग्रीकल्चर, कहां से निकाला कि सर एग्रोथ और कल्चरा से निकल गया। एग्रोथ का मतलब सोयल और कल्चरा का मतलब टू कल्टीवेशन। और टू कल्टीवेशन को अपन ने हिंदी में लिख दिया खेती करना, और सोयल को लिख दिया मृदा। तो मृदा पर खेती करना ही क्या है, एग्रीकल्चर है। ये चीज क्लियर। अब अपन बात कर लेते हैं इसमें इसकी कड़ी की। तीसरी कंडीशन क्या आती है, कड़ी। तो सबसे मेन जो इसकी कड़ी आती है वो है आपकी मृदा, सोइल। मेरे को एक चीज बताइए, अगर मृदा ही नहीं होगी अपने पास में, मिट्टी नहीं होगी, तो क्या आप खेती कर सकते हो कि सर बिल्कुल नहीं कर सकते। भाई मृदा ही नहीं होगी तो किस प्रकार से खेती कर सकते हो, आप बड़ी मात्रा के अंदर खेती कर सकते हो क्या। आजकल उत्तक संवर्धन चल रहा है सर, और उसी के साथ साथ मैं बात करूं कि सर उसमें आप मिट्टी नहीं लेते और इसी प्रकार से पौधे डेवलप हो जाते हैं। क्या उतनी मात्रा में आप पौधे डेवलप कर सकते हो क्या, जितनी मात्रा में एग्रीकल्चर आपको प्लांट्स या पौधे प्रोवाइड करवाती है, कर सकते हो क्या कि सर नहीं कर सकते। तो ये एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर आपके मृदा के ऊपर खेती करना है। और इसकी कड़ी क्या हो जाती है एग्रीकल्चर की मेन, तो वो हो जाती है भैया आपके क्या, सोइल, मृदा हो जाती है। इतनी चीज क्लियर है। तो इतनी चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लो साथ ही, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, आगे देखेंगे। और ये चीज आपने स्क्रीनशॉट ली। अब मैं बात करता हूं आपके एग्रीकल्चर की परिभाषा की। सर आप इसकी परिभाषा डेफिनेशन तो दो, आखिर एग्रीकल्चर होता क्या है। आपने बता दिया, शब्द बता दिया, अर्थ बता दिया, कड़ी बता दिया। अब अपन डेफिनेशन की बात कर लेते हैं इसके। तो डेफिनेशन में देखिएगा बहुत अच्छी और सिंपल डेफिनेशन है। कई कई विद्वान ऐसे बोलते हैं, कोई कोई स्टूडेंट ऐसे हैं कि फसलों की अपन फसल लगा लेंगे जिस भी खेत में, तो वही खेती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वॉइस चेक कर लेना भाई, वॉइस चेक कर लेना, वॉइस प्रॉपर है क्या। हाँ। अब देखो कोई कोई विद्वान बोलते हैं कि अपन फसलों की खेती कर लेंगे तो वो आपके एग्रीकल्चर में आता है, क्योंकि उन्होंने इतना ही सुना है, एग्रीकल्चर को देखा नहीं है, इतना ही सुना है उन्होंने। ठीक है। लेकिन अपन एग्रीकल्चर की परिभाषा की बात करें और वो वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें अकॉर्डिंग टू आपकी 12वीं की बुक के अनुसार, क्योंकि आपको पता है जेट के अंदर ना तो कोई गाइड काम में आएगी, गाइड का मतलब कोई बुक काम में आएगी आपके, जो कि आप बाहर से खरीदते हो, जैसे नेमराज सुंडा जी की खरीद लिए, और अदर बहुत सारी ऐसी बुक्स मिलती है मार्केट में, वो खरीद लिए, वो काम में नहीं आएगी भाई। जेट के अंदर अगर कोई क्वेश्चन कट होता है या डिलीट होता है या गलत होता है, तो उस क्वेश्चन को कहाँ देखा जाएगा, आपकी जो 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है। कौन सी बुक भाई, 12th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें देखा जाएगा, या 11th की एनसीईआरटी की बुक मान लो आप, है ना, 11th और 12th। जेट के अंदर आपके एग्रीकल्चर में या बायोलॉजी हो चाहे केमिस्ट्री हो, तीनों में मैटर कहाँ का आता है आपका, एग्रीकल्चर में। तो 11th और 12th एग्रीकल्चर से, बायोलॉजी में 11th एंड 12th बायोलॉजी से, केमिस्ट्री में 11th एंड 12th केमिस्ट्री से, है ना। तो मतलब 11वीं और 12वीं की जो आपकी सरकारी पुस्तक है वो ही मान्यता है, उसी में ही लास्ट में अगर कोई क्वेश्चन डिलीट होगा तो वो देखा जाएगा। इसलिए 11वीं और 12वीं की बुक्स को अच्छी प्रकार से पढ़े। आप जेट की गाइड लेते हो, आप बुक लेते हो, कोई मतलब नहीं है। सबको अगर आप ऑब्जेक्शन लगाते हो उस बुक को लेके जाते हो, देखो मेरे पास भी यहाँ पे बुक्स वगैरह पड़ी है, मैं भी बता देता हूँ, ये बुक्स वगैरह मेरे पास भी है ना। लेकिन इस बुक्स को जब आपका क्वेश्चन कोई डिलीट होता है आप लेके जाते हो, तो भाई वो काम में नहीं आएगी। वहां पे आपको उस बुक को फेंक दिया जाता है। किस काम में आएगी, उसका खुद का ही ऑथेंटिकेशन नहीं है। क्या वो सरकार से मान्यता प्राप्त है, वो बुक जो आप लेके आते हो वो सरकार से मान्यता प्राप्त है क्या, नहीं है बिल्कुल भी। देख लेना चाहिए थे आप आज ही। अब मैं बात करता हूँ इसके परिभाषा की। तो इस 12वीं की पुस्तक के अनुसार, जो कि आपके सरकार की मान्यता प्राप्त है, उन्हें कोई पढ़ना है, उसके अनुसार मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा अपन एग्रीकल्चर किसे बोलते हैं। तो ये सबसे पहले मैं बात करूं, विज्ञान की शाखा है। किसकी शाखा है, विज्ञान की शाखा है। अपन डायरेक्टली कभी कभी बोलते हैं ना एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, लास्ट में क्या लग रहा है, साइंस लग रहा है, तो मतलब विज्ञान की शाखा है ये, इस चीज का ध्यान रखना। किसकी शाखा है, विज्ञान की। तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा
जिसमें, अब देखो अपन इसमें करेंगे क्या क्या। जिसमें कल का जिसने भी जो क्लास देखी थी अपने सिलेबस का, एग्रीकल्चर के सिलेबस के बारे में मैंने आपको बताया था। अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा आपको, उस क्लास को जरूर से देखें। सबसे पहली क्लास अपनी हुई थी सिलेबस के बारे में, सबसे पहले सिलेबस के बारे में जाना था तो उसमें देखिएगा, फिर ये आपको क्लास अपने आप थोड़ी थोड़ी समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, उसमें देखा था अपन ने सबसे पहले जनरल एग्रीकल्चर के बारे में, उसमें एक टॉपिक आई था आपकी फसलें, क्रॉप, फसलों के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे मैंने बोला था आपको। तो इसमें अपन क्या करेंगे, कृषि विज्ञान की वंश, कृषि विज्ञान क्या है, विज्ञान की वह शाखा, साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें अपन फसलोत्पादन या फसल उत्पादन, फसल उत्पादन का मतलब उसमें अपन क्रॉप्स पढ़ेंगे, चाहे वो आपकी दलहनी हो, चाहे तिलहनी हो, चाहे आपके खाद्यान्न फसलें हो, सारी हो, वो आपकी इसमें आएगी फसल उत्पादन। उसी के साथ साथ अपन क्या पढ़ते हैं, तो अपन पढ़ते हैं इसमें पशुपालन। क्या अपन पशुपालन नहीं पढ़ते क्या, ये बताइए। एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन एग्रीकल्चर में नहीं पढ़ते क्या, किसर पढ़ते हैं, तो वो क्या है, वो भी तो एग्रीकल्चर है ना। उसी के बारे में मैं बात करूं, उद्यानिकी, उद्यान विज्ञान या उद्यानिकी, उद्यानिकी में फल फूल सब्जी सारी आ जाती है वो। उसी के साथ साथ क्या मैं अलंकृत बागवानी नहीं ले सकता, क्या मैं मछली पालन नहीं ले सकता, ले सकते हो। क्या मैं बतख पालन नहीं ले सकता, ले सकते हो। ये सारी चीजें इसमें डिनोट होती है। वो सम्मिलित रूप से या का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है। और ये सारी चीज देखना, मैंने कड़ी बताई थी आपको एग्रीकल्चर की, सोइल, ये सर इसमें सोइल का जिक्र तो नहीं है। अब देखना, फसल उत्पादन कहाँ करेंगे, सोइल के ऊपर ही करेंगे, ये सर बिल्कुल करेंगे। पशुपालन कहाँ करेंगे अपन, सोइल मृदा के ऊपर ही तो करेंगे पशुपालन। अगर मृदा ही नहीं होगी तो भाई आसमान में लेके थोड़ी उस डेयरियों को लगाओगे आप, मृदा सबसे इंपॉर्टेंट है। उद्यानिकी, फल फ्रूट सब्जी लगाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे, मृदा में लगाएंगे। ठीक है, अलंकृत बागवानी, झाड़ियां लगाएंगे, मृदा के ऊपर लगाएंगे। ये सारी चीजें इसमें डिनोट होती है, इसलिए मृदा अपने आप में बहुत ज्यादा रोल रखती है, इसकी कड़ी मानी जाती है मृदा। ठीक है, तो ये आप डेफिनेशन लिख सकते हो कृषि विज्ञान की या एग्रीकल्चर की। विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन, पशुपालन, उद्यानिकी, अलंकृत बागवानी का अध्ययन किया जाता है। इसमें आप और भी लिख सकते हो, बकरी पालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मछली पालन हो गया, सारी चीजें लिख सकते हो, वो आपकी एग्रीकल्चर में आती है भाई। अब देखो, इसमें अगर अपन फादर्स की बात करें कि एग्रीकल्चर के पिता कौन है, फादर्स की बात कर ले हम, तो सबसे पहली कंडीशन आती है आपकी एग्रीकल्चर के पिता की, अपन विश्व स्तर पर देख लें, और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विश्व में, और इसको मैं बोल सकता हूँ इंग्लिश में वर्ल्ड, विश्व में। सेकंड कंडीशन अपने पास में क्या आती है कि भाई अपन भारत की धरती के बारे में पढ़ रहे हैं, तो भारत में कौन है। ऐसा नहीं चलेगा कि राजस्थान में कौन है, विश्व में भारत में, दो ही कंडीशन रहती है। सबसे पहले अपन विश्व की बात करते हैं, तो विश्व में आपके एग्रीकल्चर के पिता कौन माने जाते हैं, लिख लेना, एन ई बोरलॉग, एन ई बोरलॉग। पूरा नाम की बात करूं तो नॉर्मन अरेस्ट बोरलॉग, नॉर्मन अरेस्ट बोरलॉग। दोबारा सुनना, नॉर्मन अर्नेस्ट, मैंने न को साइलेंट रखा है, मैं बोलता इसी प्रकार से हूं, सुनना ध्यान से, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट भारत में बात करें, इंडिया, तो इंडिया में आप याद रखिएगा एम एस स्वामी नाथन, एम एस स्वामीनाथन। इनका रोल थोड़ा सा आगे भी आएगा आपके हरित क्रांति में, अभी थोड़ी देर बाद में मैं पढ़ाऊंगा आपको हरित क्रांति, उस समय बताऊंगा, है ना। तो ये चीज आप नोट कीजिए, एम एस स्वामीनाथन में एम एस का पूरा नाम हो जाएगा मैन काम्बू सभा शिवम स्वामीनाथन, मैन काम्बू सभा शिवम स्वामीनाथन, ये आप नोट कर सकते हो इतना। एग्रीकल्चर के बारे में इतना आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये कंडीशन जरूर लिख लेना, कल्चर, लेटिन और ग्रीक। अब देखो, अब अपन बात करते हैं इसमें इसकी कुछ शाखाओं की, इसकी कुछ शाखाओं की। और सबसे पहले मैं बात करूं तो मैं देखता हूं कि अपन
एग्रीकल्चर को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। जिस प्रकार से आपने 12th क्लास में डिवाइड किया था उसी प्रकार से यहाँ पे भी मैं डिवाइड करूंगा। तो मैं कुल मिलाकर बात कर लेता हूँ एग्रीकल्चर की शाखाएं, या इंग्लिश में बात करूं तो ब्रांचें। शाखाओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रांचेस बोलता है। अपन देखेंगे कि एग्रीकल्चर की कितनी प्रकार की शाखाएं होती है। एग्रीकल्चर की भाई अनगिनत शाखाएं हैं वैसे तो, लेकिन अपन इंपोर्टेंट शाखाओं की बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू अपन चलेंगे सारी चीजें लेकर। सबसे पहले मैं बात करूं तो आपके सबसे पहली आती है इसमें पोमोलॉजी। पोमोलॉजी की बात कर लें, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना क्वेश्चन, या तो आपसे शाखाओं में पूछा जाएगा तो यहीं से पुटअप हो जाएगा, पहले नंबर से एक पुटअप हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, अपवाद के अंदर आता है भाई, अपवाद में आता है ये चीज, है ना। लिख भी लीजिएगा साथ ही, इंपॉर्टेंट अपवाद है ना। कोमोलॉजी है, तो कोमोलॉजी में ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसके भाषा की बात करूं तो आपको पता है लास्ट में लॉजी लग रहा है, और कंडीशन क्या थी, लॉजी लगे तो क्या है, ग्रीक भाषा का। तो आपके अनुसार किस भाषा का होना चाहिए? ग्रीक भाषा का होना चाहिए। किस भाषा का? ग्रीक भाषा का। तभी तो ये अपवाद है। अगर आपसे पूछता कि किस भाषा का शब्द है तो आप डायरेक्टली बता देते ग्रीक का है, लेकिन ये गलत है, ग्रीक का नहीं है, अपवाद है। तो फिर किस भाषा का शब्द है? तो इसको आप रिमूव कर दीजिएगा अगर आपने ग्रीक लिखा हो तो। अपन भाषा की बात कर लेते हैं, तो भाषा में देखिएगा ये है आपके लैटिन और ग्रीक भाषा, लैटिन प्लस ग्रीक भाषा से। अगर लैटिन भाषा की बात करें और ग्रीक भाषा की अलग अलग बात करें तो लैटिन भाषा के कौन से शब्द से मिलकर बना है? लास्ट में अपन ने अर्थ ही तो देखा था। एग्रीकल्चर में भी दूसरी अपनी जो मेन पॉइंट था वो क्या था? अर्थ। तीसरा क्या था? कड़ी। तो अपन अर्थ देख रहे हैं इसका। तो एग्रीकल्चर के कौन से शब्द से मिलकर बना है और ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से मिलकर बना है? आपको पता है ग्रीक इसमें वर्ड कौन सा है? लॉजी है कि नहीं? आपने पहचाना था थोड़ी देर पहले, तो मैं यहाँ पे लॉजी लगा देता हूँ। ओके, लॉजी को मैंने हटा दिया, ये लो मैंने लॉजी को हटा दिया। अब क्या बता, कोमो बचा, ये आपका क्या हो जाएगा? लैटिन भाषा का वर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कोमो और लॉजी मैंने दो भागों में अलग अलग डिवाइड कर दिया इंग्लिश के तौर पर। अगर अपन बात करें तो लैटिन भाषा का, अगर इस कोमो को मैं लैटिन भाषा में लिखूं तो अपन लिखते हैं भाई पमम, पमम। और ग्रीक भाषा में अगर लॉजी को लिखूं तो अपन क्या लिखते हैं? लोगस। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पोमोलॉजी किस भाषा के शब्दों से मिलकर बना है? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? लैटिन प्लस ग्रीक। आपको याद कैसे करना है कि सर पहले ग्रीक आएगा या पहले लैटिन आएगा? तो वो देख लेना, पोमोलॉजी है, लास्ट में लॉजी लग रहा है तो लास्ट में क्या आएगा? ग्रीक आएगा। ओके, इस प्रकार से कंडीशन के अनुसार चले तो लॉजिक ग्रीक, लास्ट में क्या आएगा? ग्रीक आएगा। आपसे पूछ ले कि बताइएगा पोमोलॉजी है वो लैटिन और ग्रीक भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों की बात कर ले तो फिर ये वाली कंडीशन आ जाएगी, पमम और लोगर। ये वाली नहीं बताना है आपको, ये वाली तो क्या है, इंग्लिश के अंदर है। ये तो अपन ने खाली इस फॉर्मोलॉजी को अलग अलग भागों में डिवाइड किया है, बस ऐसे ही, है ना। ये वाली कंडीशन आपको याद नहीं रखनी, ये वाली कंडीशन याद रखनी है कि लैटिन और ग्रीक भाषा से मिलकर बना है, जिसमें लैटिन वर्ड क्या है? पमम है, और ग्रीक जो वर्ड है वो क्या है? लोगस है। इतना याद रखना है। अगर इस पमम को मैं हिंदी में लिखूं तो पमम का अर्थ होता है फल, और लोगस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना, अध्ययन करना। देखना मेरी बात, अपन ने पहले एग्रीकल्चर पढ़ा था, पहले क्या पढ़ा था? एग्रीकल्चर पढ़ा था। उसमें कल्चर आया था, लास्ट में कल्चर आया था, और उसका अर्थ क्या हो रहा था? लैटिन भाषा में कल्चरा हो रहा था, और उसका हिंदी अनुवाद क्या था? खेती करना। क्या था? खेती करना। यहाँ पे खेती करना नहीं आएगा। लोजी या नोमी का अर्थ क्या होता है ये भी लिख लेना, इस तरफ लिख लेना कि अगर कल्चर लगा हुआ हो तो कल्चर का मतलब क्या होता है? खेती करना। यहाँ पे लिख लेना खेती करना। और अगर लोजी या नोमी लगा हुआ हो उसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? अध्ययन करना। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है ना। तो लोजी लग रहा है तो क्या होगा? अध्ययन करना। तो अपन बात कर सकते हैं कि फलों का अध्ययन करना ही क्या है? पोमोलॉजी है। फलों का अध्ययन करना ही क्या है? पोमोलॉजी। तो अपन लिख सकते हैं इसमें फलों का अध्ययन।
और इसको हिंदी में बोलते हैं फल विज्ञान। क्या बोलते हैं? फल विज्ञान। अब आप एक चीज बताइए, कंपटीशन का जमाना चल रहा है, क्या एग्जामिनर जो होता है एग्जाम आपका लेने वाला, यूनिवर्सिटी कोई सी भी हो, जेट 2026 में, क्या वो डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछेगी क्या कि बताइएगा फल विज्ञान में निम्न में से अध्ययन किया जाता है, उसमें फल भी आ जाए आपके लिखा हुआ, तो वो तो हर कोई बता सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये फल विज्ञान कभी भी नहीं पूछा गया है, कभी भी नहीं पूछा गया। अभी आपको पूछा क्या है? पोमोलॉजी में अध्ययन करते हैं, ऑप्शन दे दिया, तो फलों का, किसका अध्ययन करते हैं? फलों का। और अगर फल में भी बेसिकली देखे तो किसका? सेब का, सेब का। फल में भी दे दे, आपको क्वेश्चन दे दे कि पोमोलॉजी में निम्न में से अध्ययन करते हैं, सेब, चना, सरसों, इस प्रकार से दे दे, तो सेब क्या है भाई? फल है। सेब इंपोर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना। कौन सी भाषा से मिलकर बना है? तो लेटिन और ग्रीक। लेटिन और ग्रीक ऑप्शन आ सकता है आपके पास में। पहला ऑप्शन दे दे, मान ले लेटिन प्लस ग्रीक दे दे, आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा देखना। दूसरा ऑप्शन देते ग्रीक प्लस लेटिन, है ना। तीसरा ऑप्शन देते आपके पास में ग्रीक, और चौथा ऑप्शन आपके पास में देते लेटिन। क्योंकि मुझे पता है एग्जामिनर ग्रीक आपको जरूर जरूर देगा। क्यों देगा? क्योंकि आप देखते ही पहचान जाओगे ना, कोमोलॉजी लास्ट में लॉजी लग रहा है कि सर ग्रीक, लेकिन अपवाद है ये, लेटिन और ग्रीक आएगा। अब लेटिन और ग्रीक में भी आप पूछने की कोशिश करोगे तो दो ऑप्शन आपके पास में मिल गए कि सर पहले ग्रीक आएगा या पहले लेटिन आएगा, दोनों ऑप्शन मिल गए, फिर कंफ्यूज। इसलिए याद रखना है लास्ट में ग्रीक आएगा, पहले क्या आएगा? लेटिन आएगा, इसलिए पहला ऑप्शन आपका सही होता है। इस प्रकार से कंपटीशन के अंदर पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये नोट कर लीजिए आप। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन या फल विज्ञान इसे बोलते हैं। लेटिन और ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। लेटिन का जो वर्ड है वो है आपके पमम, और ग्रीक का वर्ड है वो है लोगस। पमम का अर्थ होता है फल, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। और वो वाली कंडीशन भी लिख लेना, और इसमें ये क्वेश्चन भी उठा लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरी में ब्रांच की बात करूं तो दूसरी ब्रांच देखिएगा, दूसरी ब्रांच है आपके पास में ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर दूसरी ब्रांच क्या है? ओलेरी कल्चर है। अब मैं दूसरी ब्रांच की बात करता हूँ। दूसरी ब्रांच है आपके पास में ओलेरी कल्चर, और हिंदी में मैं इसे लिख देता हूँ ओलेरी कल्चर, है ना। ओलेरी कल्चर देखिएगा। ओलेरी कल्चर, सबसे पहले अपन इसकी भाषा की बात कर लें तो आप पहचान सकते हो इसकी भाषा। लास्ट में क्या लग रहा है? कल्चर लग रहा है। कंडीशन नंबर पर लेटिन भाषा। कौन सी भाषा? लेटिन भाषा। अब बात करें कि इसका अर्थ क्या होता है, किन शब्दों से ये मिलकर बना है, सबसे पहले वो देखेंगे। तो ओलेरी कल्चर जो है वो कौन सी भाषा का वर्ड है? लेटिन भाषा का वर्ड है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो सेम वही। अगर अपन कल्चर को हटा दे तो क्या बचा? ओलेरी इधर बचा और कल्चर उधर बचा, यानी ओलेरी प्लस कल्चर, है ना। और अगर लेटिन भाषा में, अब ये तो क्या है, इंग्लिश भाषा में है, अपने इंग्लिश भाषा के अंदर अपन ने सिंपल से डिवाइड कर दिया कि भाई कल्चर इधर हो गया, लेटिन ये ओलेरी इधर हो गया, है ना। तो अगर अपन इसको लेटिन भाषा में लिखे, और याद भी आपको लेटिन भाषा वाला ही करना है ना। जिस प्रकार से पोमोलॉजी में अपन ने देखा था पमम प्लस लोगस, उसी प्रकार से इसमें भी देखेंगे। तो ओलेरी का मतलब होता है लेटिन भाषा में ओलेरी। क्या होता है? ओलेरीज। कल्चर का सेम वही कल्चरा, तो फिर से अपन ने एग्रीकल्चर में पढ़ा था। तो ओलेरीज का अर्थ क्या होता है? अर्थ की बात करें तो ओलेरीज को अपन बोलते हैं पोर्ट हब के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पोर्ट हब। कल्चरा को सेम वही टू कल्टीवेशन, कल्चरा को टू कल्टीवेशन, टू कल्टीवेशन, है ना। अब देखो, पोर्ट हब है और एक तरफ अपने पास में कंडीशन निकली है टू कल्टीवेशन। पोर्ट हब को अपन हिंदी में बोलते हैं साग भाजी। क्या बोलते हैं? साग सब्जी बोलते हैं, साग सब्जी बोल सकते हैं या साग भाजी। और कल्चरा का मतलब क्या होता है, या कल्चर का मतलब क्या होता है? तो खेती करना प्लस खेती करना, है ना। तो अब अगर अपन साग भाजियों की खेती करेंगे, या अपन इसको बोल सकते हैं सब्जी, सब्जियों की खेती करेंगे, तो सब्जियों की खेती करना ही क्या है? ओलेरी कल्चर है। सब्जियों की खेती करना ही क्या है? ओलेरी कल्चर है। अर्थात मैं लिख सकता हूँ सब्जी विज्ञान,
सब्जी विज्ञान या सब्जियों की खेती करना। तो आपसे कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि सब्जी विज्ञान में अध्ययन करते हैं, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। या सब्जी विज्ञान संबंधित है तो आपसे यहाँ पे ऑप्शन में दे दे सब्जियों से, है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा या तो हिंदी के अंदर आपको लिखा हुआ मिले, वही हिंदी में लिखा हुआ मिले तो हिंदी में ये वाला वर्ड दिखेगा आपको, ओलेरिकल्चर लिखा हुआ, या इंग्लिश में ये वाला वर्ड दिखेगा। आपसे पूछ सकता है कि ओलेरिकल्चर लेटिन भाषा के, भाषा भी दे दे मान ले आपको, पूछ सकता है ओलेरिकल्चर लेटिन भाषा के किन शब्दों से मिलकर बना है, तो ये वाले ओलेरी और कल्चरा इनसे। या पूछ सकता है कि सब्जियों की खेती करना कहलाता है, ऑप्शन में दे दे पोमोलॉजी और 3-4 और दे दे, और उसमें एक ऑप्शन आपको दे दे ओलेरिकल्चर, तो आपको ओलेरिकल्चर सही करना है। ये चीज आप नोट कर लो। दूसरी शाखा, अब अपन तीसरी शाखा की बात करें। तीसरी शाखा अपने पास में निकल कर आती है भाई फ्लोरिकल्चर। कौन सी कल्चर? फ्लोरिकल्चर। बहुत सारी शाखाएं हैं लेकिन अपन मेन मेन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के अंदर पूछ सकता है, और थोड़ी मेजर आपके ये ब्रांचेस भी चलती है भाई। मेजर मतलब अपन इसको पढ़ते ही पढ़ते हैं। क्या सब्जी विज्ञान, सब्जियों के बारे में आप एग्रीकल्चर में नहीं पढ़ोगे, ये सब पढ़ेंगे। आप पोमोलॉजी फल विज्ञान के बारे में नहीं पढ़ोगे, ये सब पढ़ेंगे। तो ये क्या है, मेजर आपके ब्रांचेस है किसकी, एग्रीकल्चर, है ना। तीसरी की बात करें, तीसरी आप लिख लीजिएगा फ्लोरिकल्चर। कौन सी कल्चर? फ्लोरिकल्चर। और हिंदी में आप लिखे फ्लोरिकल्चर। ओके, देखिएगा फ्लोरी, फ्लोर यानी कि FLOWER, फ्लोर का मतलब फूल, फ्लोर का मतलब फूल, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सर आपने तो RI लिखा है, ये W वगैरह कहा गया। तो इसमें भाई ये W और E है, ये क्या हो जाते हैं, साइलेंट हो जाता है। जब अपन फ्लोरिकल्चर लिखते हैं तो साइलेंट हो जाते हैं, मतलब हट जाते हैं। ओके, तो FLORICULTURE, है ना। तो अपन ने देख लिया। सबसे पहले अपन बात करें इसके भाषा की। लास्ट में क्या लग रहा है, कल्चर लग रहा है। कौन सी भाषा? लेटिन भाषा। क्या मेरे को दोबारा बताने की जरूरत पड़ेगी इस चीज को? नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैंने बार बार आपको बता दिया कि कल्चर लगा हुआ होगा, लेटिन होगा। कंडीशन मैंने बता रखी है, कंडीशन ये इधर रही, ये कंडीशन इधर रही। अब देखो लास्ट में कल्चर लग रहा है तो भाषा लेटिन, किस शब्दों से मिलकर बना है वो भी देख ले। तो अगर अपन कल्चर को हटाएंगे तो क्या बचेगा, फ्लोरी, और दूसरी तरफ कल्चर। कल्चर को अगर अपन लेटिन भाषा में लिखेंगे, किसमें, लेटिन भाषा में, देखो कल्चर को लिखेंगे अपन टू कल्टीवेशन, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, पीछे देखते हैं ये अभी तो। फ्लोरी को लिखेंगे भाई अपन फ्लोरर, या फ्लोरिस भी बोल सकते हैं, फ्लोरिस भी बोल सकते हैं या फ्लोरस भी बोल सकते हैं, है ना। और इसमें फ्लोरस, फ्लोरस का मतलब क्या है, क्या है, फूल, क्या है, फूल। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत आई? दिक्कत नहीं है, आनी भी नहीं चाहिए भाई, है ना। कोई भी डाउट हो आप पूछ लीजिएगा, वॉइस वगैरह मेरे को लग नहीं रहा कि क्लियर आ रही होगी आपके पास, है ना। देखें, फूल, टू कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, कल्चर, खेती करना, खेती करना। तो फूलों की खेती करना ही क्या है, फूलों की खेती करना फ्लोरिकल, है ना। ये चीज आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, अब अपन ब्रांच की बात करें तो एक और मेजर ब्रांच की बात कर लेता हूं मैं, PhD की। किसकी? PhD की। और उसमें 2 से 4 बिंदु में आपको लिखा दूंगा, वो बिंदु आप अगर पहले पहले लिख लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। किस प्रकार से अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने के चांसेस होते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आपको पहले पहले यहाँ पे लिखा देता हूँ। तो आप 5 नहीं 4 नंबर की लिखो, PhD। इसका पूरा नाम लिख लो आप, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, या हिंदी में आप लिख लीजिएगा खाद्य
प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण तकनीक। ओके, इतनी आप चीज लिखे, इतनी चीज लिखे भाई। पीएचटी बोल दो, चाहे पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी बोल दो, चाहे खाद्य प्रसंस्करण तकनीक बोल दो। इसमें अपन क्या करते हैं, देखो समझने की कोशिश करना खाद्य प्रसंस्करण तकनीक क्या होती है। मान लीजिए ये मेरे पास में 2 किलो टमाटर रखे हुए हैं, दो तो खैर कम पड़ जाएंगे, मैं बात करूं 15 किलो टमाटर रखे हुए हैं, और उस 15 किलो टमाटर में मेरे को मंडी में मैं उसे लेके जाता हूं तो 2 रुपए किलो भाव मिल रहे हैं। कितने रुपए किलो मिल रहे हैं, 2 रुपए केजी, 2 रुपए प्रति केजी के। तो मेरे पास 15 है, 15 किलो पड़े हैं, तो कितने रुपए हो गए, 30 रुपए के वो बिकेंगे। सिंपल सी बात है कि नहीं, कि 2 रुपए किलो मंडी वाले खरीद रहे हैं, तो वो कितने में बिकेंगे आपके, बात करूं 30 रुपए के पूरे बिक जाएंगे। अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं कि यार इस वजह से तो किसानों का खेमे जाएगा, अगर मैं दिमाग लगाऊं तो मैं इनको क्या कर दूं, इस टमाटरों से सॉस बना दूं उनका, भाई सॉस भी तो टमाटर का बनता है। उसी के साथ मैं बात करूं केचप बना दूं, ये ऐसे करके मतलब मैं सॉस बना दिया। आपको पता है सॉस की 15 ml की जो थैली है वो कितने की आती है, मिनिमम मान के चलो 25 रुपए की आती है। 15 ml ही बोल रहा हूँ मैं, किलो नहीं बोल रहा हूँ, ml बोल रहा हूँ 15। तो वो ही आपके 25 की पड़ रही है, तो क्या किसान को बेनिफिट नहीं होगा, कि सर होगा बिल्कुल। अगर वो उसका केचप बना के या सॉस बना के उसको बेचेगा टमाटर को, जो 2 रुपए किलो में जा रहे थे वो 25 में जा रहे हैं, अब कितना मूल्य हुआ, ज्यादा बढ़ गया, 23 रुपए लगभग हो गए, इसमें जुड़ गए 23 रुपए अपने आप। तो ये होती है आपके खाद्य प्रसंस्करण तकनीक, मतलब जो आपका मुख्य उत्पाद है उसको प्रोसेसिंग करके, उसकी क्रियाएं करके अपन उसमें, और उसको ऐसा एक उत्पाद बना दे जिसकी मूल्य क्या हो, ज्यादा हो, मूल्य की वृद्धि करना। इसमें मेन जो मकसद या उद्देश्य होता है, उद्देश्य क्या होता है, किसानों को लाभ देना या मूल्य की वृद्धि करना, दोनों ही लिख सकते हो, मूल्य की वृद्धि प्लस किसानों को क्या करना, लाभ, किसानों को लाभ देना, है ना। अब देखो इसमें एक अपन लाइन लिख सकते हैं, ये तो आपको प्रिजर्वेशन का पूरा पता लग गया, खाद्य प्रसंस्करण तकनीक का तो आपको पूरा एग्जाम्पल के थ्रू पता लग गया होगा। अब अपन इसमें मेजर मेजर लाइन लिख लेते हैं, और लाइनों में बात करें तो देखो अपने भारत के अंदर में बात करूं तो भारत के अंदर लगभग अगर अगर अपन फल और सब्जियों की तुड़ाई करते हैं, आपको पता है खाद्यान्न वाली फसलें हैं, तेल वाली हैं, दलहनी फसलें हैं, वो खराब नहीं होती ज्यादा। लेकिन अपन बात करें फल और सब्जी जल्दी से खराब हो जाते हैं उनको तोड़ने के बाद में। तो मैं बात करूं भारत में, कंडीशन लेके चलूं मैं भारत की, तो भारत में फल व सब्जी, भारत में फल व सब्जी की तुड़ाई के बाद, की तुड़ाई के बाद भारत में फल और सब्जी की तुड़ाई के बाद में याद रखिएगा 25 से लेकर 30% जो सब्जियां और फल है वो खराब हो जाते हैं। इसके बाद में तुड़ाई करने के बाद में 25 से 30% फल और सब्जियां क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और ये लाइन पूछी जाती है एग्जाम के अंदर कि बताइएगा भारत में फल और सब्जी तुड़ाई के बाद में कितने प्रतिशत फल और सब्जियां खराब हो जाती है। तो आपको याद रखना है 25 से लेकर 30%। कितनी परसेंट, 25 से लेकर 30%। यानी कि अपन भारत में फल और सब्जियों की तुड़ाई करते हैं, तो तुड़ाई के बाद में अपन उसको स्टोर वगैरह करते हैं, तो 25 से लेकर 30% फल और सब्जियां तो खराब हो जाती है ना। फिर उसमें अपन क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी ये काम करने का कोशिश करते हैं, खाद्य प्रसंस्करण तकनीक प्रयोग में लेते हैं, ना। सॉस केचप वगैरह ऐसे कुछ भी, जैम जेली कैंडी कुछ भी बना देंगे, अचार मुरब्बा, है ना। तो बात करें भारत में कितने परसेंट फल व सब्जियों का परिरक्षण किया जाता है, भारत में केवल 2% फल व सब्जियों का परिरक्षण किया जाता है। फल व सब्जी परिरक्षण करते हैं, परिरक्षण करते हैं। आगे आप लिख लीजिएगा कि भारत के अंदर केवल और केवल 2% फल और सब्जियों का परिरक्षण या प्रिजर्वेशन या बात करूं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण किया जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछता है कि बताइएगा भारत के अंदर जो आपके प्रोसेसिंग है या प्रिजर्वेशन है वो कितने परसेंट फल और सब्जियों का किया जाता है, तो 2%, 2% ही करते हैं। एक लाइन और आप लिखें इसमें कि पीएचटी या पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, है ना, या खाद्य प्रसंस्करण के पिता,
खाद्य प्रसंस्करण के पिता। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इंपोर्टेंट लगा लेना है। पिता की बात करें तो पिता हो जाएंगे निकोलस एपर्ट, या अपन इसको निकोलसन एपर्ट भी बोलते हैं, निकोलसन एपर्ट। ये आप नोट कर लीजिए। एक और चीज आप यहाँ पे लिख दें कि 1920 के अंदर, 1920 की बात है, और बंबई के अंदर आपके पहली फल परिरक्षण प्रयोगशाला स्थापित हुई। फल परिरक्षण प्रयोगशाला स्थापित हुई। ये आप लिख दीजिए। पहली लाइन, इसका उद्देश्य मूल्य की वृद्धि करना और किसानों को लाभ देना। उसके बाद में इस भारत के अंदर 25 से लेकर, भारत में 25 से लेकर और 30% जो फल और सब्जियां हैं वो तुड़ाई के बाद में खराब हो जाती हैं। भारत में 2% फल व सब्जियों का ही प्रसंस्करण किया जाता है। नेक्स्ट लाइन लिखिए कि भारत में डिब्बाबंदी के जनक, चाहे अपन बात करें खाद्य प्रसंस्करण के जनक, कौन है? निकोलस एपर्ट है या निकोलसन एपर्ट है। 1920 के अंदर बंबई में भारत में पहली फल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई। ये आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखो, अब मैं बेसिक से बात करूं तो अब मैं मेजर जो आपकी ब्रांचेस थी उनकी मैंने बात कर ली अभी तक। अब मैं आपको थोड़ी बहुत और ब्रांचेस बताता हूं जो कि आपके एग्जाम में पूछती है, और डायरेक्टली बताऊंगा कि उनका अर्थ क्या होता है। ये अपन भाषा वगैरह की इनकी बात नहीं करेंगे, है ना, ज्यादा अपन ज्यादा पिटारा इसमें डालेंगे नहीं, अपन ऊपर ऊपर से देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। देखो भाई, अब देखो नेक्स्ट में ले लू इसमें ब्रांच नंबर 6। ब्रांच नंबर 6 है आपके पास में बीटी कल्चर। 7 हो जाएगी वर्मी कल्चर। 8 हो जाएगी आर्बोरी कल्चर। 9 हो जाएगी सिल्वी कल्चर। 10 हो जाएगी आपके पास में विटिकल्चर, वर्मी कल्चर, शेरी कल्चर, है ना, ये आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा। 11 हो जाएगी आपके पास में मोरी कल्चर, बहुत सारी है। 12वीं हो जाएगी आपके पास में शेरी कल्चर, मोरी कल्चर, और भाई एक और रह गई, है ना, लेक कल्चर, लेक कल्चर। और लिख लीजिएगा शियोलॉजी, है ना, ले फार्मिंग, शियोलॉजी, ले फार्मिंग। और लिख लो आप एग्रोनॉमी के बारे में लिख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। ये इतनी आप काफी है, इतनी ही पूछी जाती है। देखिएगा बीटी कल्चर की बात करें तो अपन इसमें अंगूर की खेती का अध्ययन करते हैं। अंगूर की खेती, अंगूर की खेती कहते हैं। अंगूर का बोटेनिकल नेम क्या होता है? विटिस विनिफेरा। क्या होता है? विटिस विनिफेरा। तो सबसे पहले क्या आ रहा है? विटिस आ रहा है, विटिस। तो विटिस से वीटी लिया गया है यहाँ पे, वीटी, है ना, इसलिए अंगूर की खेती। वर्मी, वर्मी अपन वर्म किसे बोलते हैं? केचवे के बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अर्थ वर्म बोलते हैं ना, तो वहां से वर्मी उठाया गया है, इसलिए वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? आपके केचुआ पालन से, केचुआ पालन। नेक्स्ट है आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर अपन किसे कहते हैं? कि छायादार वृक्षों की खेती करना। छायादार जो वृक्ष होते हैं आपके, उनकी खेती, छायादार वृक्षों की खेती। ओके। नेक्स्ट देखो सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर अपन किसे बोलते हैं? वनों की खेती, वनों की खेती। अगर अपन वनों की खेती करेंगे तो उसे सिल्वी कल्चर। शेरी कल्चर अपन बोलते हैं रेशम कीट के पालन, रेशम कीट होता है उसके पालन की क्रिया, रेशम कीट पालन। मोरी कल्चर किसे बोलते हैं अपन? शहतूत को, क्योंकि शहतूत का बोटनिकल नेम क्या होता है? मोरस एल्बा। शहतूत की खेती।
शहतूत का बोटनिकल नेम मोरस एल्बा, मोरस से मोरी कल्चर। नेक्स्ट लेक कल्चर, लेक कल्चर में अपन लाख कीट का पालन करते हैं, लाख कीट पालन। और आप इसमें एक लाइन और लिख लीजिएगा, लाख कीट पालन में लाख कीट का पालन कौन से वृक्ष पर या कौन से पौधे पर किया जाता है, तो बेर के पौधे पर ज्यादा किया जाता है। लाख कीट जो होते हैं, लाख के कीट, उसका पालन आप बेर के पौधे पर करते हो भाई, है ना। और लास्ट में देखो यहाँ पे कल्चर, यहाँ पे कल्चर, यहाँ कल्चर, कल्चर 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 कल्चर, 12 नंबर तक यहाँ पर कल्चर आ रहा है। तो कौन सी भाषा, लैटिन भाषा। कंप्लीट जो यहाँ पे ये मैंने लिखा है, इनकी भाषा कौन सी, लैटिन। कौन सी, लैटिन। ओके। अब देखो शियोलॉजी है, इसमें अपन चाय की खेती करते हैं। किसकी खेती, चाय की खेती, लिख लीजिएगा, चाय की खेती। नेक्स्ट है ले फार्मिंग, इंपोर्टेंट है। ले फार्मिंग पूछ ली जाती है। ले फार्मिंग का अगर अपन अर्थ देखें तो अपन फसलों के साथ में घास की खेती करते हैं, फसलों के साथ में, फसलों के साथ घास की खेती, है ना। एग्रोनॉमी में अपन क्या करते हैं, फसलों की, फसलों की खेती। और एग्रोनॉमी वगैरह को इनको डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे। तो देखो एग्रोनॉमी है, फसलों की खेती हो गई। लास्ट में लॉजी और नोमी, लॉजी और नोमी, लॉजी और नोमी कौन सी, ग्रीक। तो ये दोनों कौन सी हो गई, ग्रीक भाषा के हो गए, है ना। इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो ये ब्रांचेस है, ये ब्रांचेस भी आप नोट कर लो, साथ के साथ ही एग्जाम में पूछी जाती है, इसमें शॉर्ट ले लो। अब मैं बात करता हूँ ब्रांच के बाद में। मैंने यहाँ पे आपको कुछ ब्रांचेस बता दी, ब्रांचेस के बाद में मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी बहुत पिता वगैरह के, है ना। तो कृषि से संबंधित पिता, टॉपिक डाल दो, कृषि से संबंधित पिता, कृषि से संबंधित पिता। कृषि से संबंधित पिता, है ना। सबसे पहले मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर के पिता की मैंने बात कर ली, कौन, आपके, बताओ देखें, दो कंडीशन आती है। दो कंडीशन कौन कौन सी, पहले विश्व में और दूसरा भारत में। विश्व की बात करूं तो डॉक्टर एनी बोलो, और वही मैं बात करूं आपकी इंडिया की तो MS स्वामीनाथन। इतना चीज क्लियर है। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर के पिता, हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर की बात करूं तो पहले आप विश्व स्तर पर लिखे, उसके बाद में आप भारतीय स्तर पर लिखिए। नेक्स्ट आप लिख ले फादर ऑफ सिस्टमेटिक हॉर्टिकल्चर, सिस्टमेटिक हॉर्टिकल्चर, ये भी आपको लिखना है। पॉइंट आप पहले पहले लिख ले, उसके बाद में अपन फादर्स की बात कर लेंगे। ओके। अब देखो तीसरी मैं कंडीशन लेता हूं, फादर ऑफ सिस्टमेटिक पोमोलॉजी, सिस्टमेटिक पोमोलॉजी। और फल विज्ञान से संबंधित एक आपके आगे क्रांति चलेगी, वो क्रांति आप लिख लीजिए। तो उसके पिता भी मैं बात कर लूं, फादर ऑफ, फादर इसके गोल्डन रिवॉल्यूशन, सुनहरी क्रांति है, गोल्डन रिवॉल्यूशन, सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति, है ना। एक आप लिखो फादर ऑफ सोइल साइंस, मृदा विज्ञान। एक लिखो आप फादर ऑफ एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान, फसलों की खेती बाड़ी, है ना। और कौन सी रहेगी, पशुपालन में भी बात करें तो श्वेत क्रांति के पिता लिख लो, या दुग्ध विज्ञान के पिता भी लिख लो, दुग्ध विज्ञान के पिता, दुग्ध विज्ञान या श्वेत क्रांति, या श्वेत क्रांति, इसके पिता की अपन बात करेंगे, है ना। चलिए इतनी ही अपन थोड़ी बात कर लेते हैं। और कौन सा रह गया यार, मेरे हिसाब से और भी रह रहे हैं बहुत सारे, है ना। ट्यूब पोटेटो सीड, TPS है,
सुनहरा धान, सुपर धान, ये सारे अपना एग्रीकल्चर में, उसमें एग्रोनॉमी में बात कर लेंगे भाई, अभी यहाँ पे बात नहीं करेंगे, है ना, आगे बात कर लेंगे। अभी बेसिक बेसिक यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हॉर्टिकल्चर की बात करूं मैं, तो विश्व के अंदर, याद रखें, विश्व में इनके जनक होंगे थॉमस एंड्रयू नाइट है। कौन? थॉमस एंड्रयू नाइट और जॉन लिंडले। जॉन लिंडले। जॉन लिंडले, ओके भाई। थॉमस एंड्रयू नाइट और जॉन लिंडले विश्व में। भारत में बात करें तो एम एच मेरीगोडा, मोरीगोएडा या मेरीगोएडा, किस प्रकार से याद रख सकते हो इसे? एम एच, अगर आपने गाड़ी की नंबर प्लेट पे कहीं पे भी एम एच लिखा हुआ देखा हो तो वो किसके नंबर होते हैं? महाराष्ट्र के नंबर होते हैं वो। और महाराष्ट्र कहाँ है? भारत में। इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि एम एच महाराष्ट्र कहाँ है? भारत में। इस प्रकार से याद रख लेना। नेक्स्ट है सिस्टेमेटिक हॉर्टिकल्चर। सिस्टेमेटिक हॉर्टिकल्चर की बात करें, देखो सिस्टेमेटिक हॉर्टिकल्चर, सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी दोनों ही अलग अलग है। इसमें अपन उद्यान विज्ञान की बात करेंगे और इसमें अपन किसकी बात करेंगे? ओनली आपके फल विज्ञान की बात करेंगे। तो अपन उद्यान विज्ञान की बात करें तो सिस्टेमेटिक हॉर्टिकल्चर के पिता है एपीडी कैंडोले। कौन? एपीडी कैंडोले, ठीक है। सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी की बात करें तो सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी के जो पिता है वो है आपके पास में डॉक्टर के एल चड्डा। कौन? डॉक्टर के एल चड्डा। डॉक्टर के एल चड्डा। यार इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है ना, कल चेक कर लेंगे कल वाली क्लास में कि इसके पिता कौन है। मेरे को डॉक्टर के एल चड्डा पे थोड़ा ऐसे जा रहा है ना अनुमान। सुनहरी क्रांति के पिता सेम डॉक्टर के एल चड्डा। डॉक्टर के एल चड्डा। नेक्स्ट है सोइल साइंस, मृदा विज्ञान के जनक कौन है? तो वी वी डोकुचेव। कौन है? वी वी डोकुचेव। नेक्स्ट एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान के पिता कौन है? तो एग्रोनॉमी के पिता है डॉक्टर पीटर डी क्रेसेन जी। पीटर डी क्रेसेन जी। किस प्रकार से याद रखें इतने बड़े नाम को? देखो सेंजी है, ये सेंजी आपके एग्रोनॉमी में चलती है। एग्रोनॉमी में पढ़ाई रहेंगे। क्या आपको पता है कि हॉर्टिकल्चर के अंदर आप कभी सेंजी पढ़ते हो क्या? नहीं पढ़ते। राइडोबियम किस में पढ़ते हो आप? राइडोबियम कल्चर के बारे में किसमें पढ़ते हो? एग्रोनॉमी में। इसलिए सेंजी लास्ट में लग रहा है ना, तो सेंजी से याद रख लेना। एग्रोनॉमी में पढ़ते हैं तो एग्रोनॉमी के पिता। नेक्स्ट है दुग्ध विज्ञान या श्वेत क्रांति के पिता। ये कई बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया है, सोयल साइंस वाला पूछ लिया गया है, हॉर्टिकल्चर वगैरह सब ही इंपॉर्टेंट है भाई, सभी इंपॉर्टेंट है ना। दुग्ध विज्ञान या श्वेत क्रांति के पिता की बात करें तो दुग्ध विज्ञान और श्वेत क्रांति के पिता में याद रखिएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये मैंने 7 आपको बता दिए हैं पिता। हॉर्टिकल्चर का मतलब है उद्यानिकी। उद्यानिकी के बारे में सबसे पहले विश्व और भारतीय दोनों को अलग अलग लिख दिया है। सिस्टेमेटिक हॉर्टिकल्चर, आधुनिक या आधुनिक हॉर्टिकल्चर को बोलते हैं अपन उद्यानिकी, आधुनिक उद्यानिकी के पिता, वो लिख लेना। नेक्स्ट है आधुनिक फल विज्ञान के पिता, वो लिख लेना। गोल्डन रिवोल्यूशन सुनहरी क्रांति के पिता लिख लेना। मृदा विज्ञान के पिता, सस्य विज्ञान के पिता, दुग्ध विज्ञान या श्वेत क्रांति के पिता। लिख लो साथ के साथ आप, इसे स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो। लिखो भाई। अब देखो, अब मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो क्रांतियों की बात कर लेता हूं मैं। क्रांतियों की बात कर लूं, है ना। अभी तो क्लास बहुत लंबी चलेगी थोड़ी सी, है ना, वेट करिए भाई, आराम से देखो। जनरल एग्रीकल्चर को मैं चाहता हूं कि जनरल एग्रीकल्चर को मैं कंप्लीट 2 ही क्लास में प्रोवाइड कर आपको सारा करवा दूं, मैटर जितना हो सके कंप्लीट 2 क्लास में आपको मैटर प्रोवाइड करवा दूं। वरना जनरल एग्रीकल्चर की 5-5 क्लासें बनती है, जनरल एग्रीकल्चर की 5-5 क्लासें बनती है भाई। ये देखो, तो लॉजी या नोमी की अपन ने ये तो बात कर ली। अब अपन पढ़ने के वाले हैं क्रांतियां। तो लिख दो आप पॉइंट, कृषि से संबंधित क्रांतियां। कृषि से संबंधित, कृषि से संबंधित क्रांतियां। कृषि से संबंधित क्रांतियां
देखिएगा, सबसे पहली सुनहरी क्रांति, जो अपन ने पीछे पिता के अंदर पढ़ा था ना, सुनहरी क्रांति के पिता। सुनहरी क्रांति को क्या बोलते हैं अपन इंग्लिश में? गोल्डन रिवॉल्यूशन। गोल्डन रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन, है ना। नेक्स्ट है गोल क्रांति। गोल को अपन क्या बोलते हैं? राउंड, और क्रांति को रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति। है ना, श्वेत को बोलेंगे व्हाइट है, श्वेत को क्या बोलेंगे? व्हाइट। नेक्स्ट है, आप लिखते रहिए ये वाले पॉइंट जो मैं आपको बताता हूँ, ये आप अपनी नोटबुक के अंदर साथ साथ मेरे लिखते रहिए। श्वेत क्रांति के बाद में लिख लो लाल क्रांति। तो लाल को अपन बोलते हैं रेड, और क्रांति को रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट लिखो पीली क्रांति। तो येलो, पीली को क्या बोलते हैं? येलो, और रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट लिखो आप नीली क्रांति। नीली क्रांति, नीली को बोलते हैं ब्लू, है ना। और उसी के साथ साथ 7 नंबर पे आप लिखिएगा नीली क्रांति हो गई, पीली क्रांति हो गई, रजत क्रांति। रजत क्रांति, है ना। एक और लिख लो आप काली क्रांति। काली क्रांति, काली क्रांति को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्लैक रिवॉल्यूशन, ब्लैक। और रजत को क्या बोलेंगे? सिल्वर, है ना। और लिख लो भाई बादामी क्रांति। कौन सी क्रांति? बादामी, बादामी क्रांति। भूरी क्रांति, है ना, भूरी क्रांति, बादामी क्रांति। और चेक कर लेते हैं अगर यहाँ पे लिखा हुआ हो तो कोई छूट थोड़ी नहीं है। हाँ, परबनी क्रांति इंपोर्टेंट है भाई, परबनी क्रांति। परभनी क्रांति। और कौन कौन सी लिख सकते हो? तो और मैं बता देता हूँ आपको। ऑरेंज क्रांति आप लिख दोगे, काली क्रांति, रजत क्रांति, गुलाबी क्रांति रह गई, देख लो, देखते देखते ही गुलाबी क्रांति रह गई। तो यहाँ पे गुलाबी क्रांति, है ना। एक चीज और लिख लो आप, ऑपरेशन फ्लड भी लिख लो, ऑपरेशन फ्लड। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऑपरेशन फ्लड। ये लो, इतनी चीज आप एक बार लिख लो पहले। सुनहरी क्रांति जिसे अपन इंग्लिश में गोल्डन रिवोल्यूशन, गोल क्रांति जिसे राउंड रिवोल्यूशन, और श्वेत क्रांति व्हाइट रिवोल्यूशन, लाल क्रांति रेड रिवोल्यूशन, पीली क्रांति येलो रिवोल्यूशन, नीली क्रांति ब्लू रिवोल्यूशन, रजत क्रांति सिल्वर रिवोल्यूशन, काली क्रांति ब्लैक रिवोल्यूशन, ब्लैक, है ना। बादामी क्रांति, भूरी क्रांति, परबनी क्रांति, और गुलाबी क्रांति, लास्ट में ऑपरेशन फ्लड। इतना आप लिखिएगा। अब मैं बता देता हूँ आपको वन बाय वन। एक तो आप ये पहली, एक ये तीसरे नंबर की, एक ये 7वें नंबर की, एक 5वें नंबर की, एक ये बादामी क्रांति, एक परबनी, एक गुलाबी, एक ऑपरेशन फ्लड। इतनी आपको याद रखनी है, बिल्कुल मुंह पे याद होना चाहिए, बस पूछते ही आपको याद आ जाना चाहिए ये चीज। ठीक है, अब चलूं मैं आगे। अब देखो सुनहरी क्रांति की बात करें, सुनहरी क्रांति मैंने आपको बता दिया फल उत्पादन से संबंधित है। किससे? फल उत्पादन से। और फल में भी बेसिकली बात करें तो किससे? सेब से, है ना। फल उत्पादन या सेब उत्पादन, इतना लिख लीजिए। गोल क्रांति, गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है, क्योंकि आलू कैसा होता है? गोल होता है। आलू उत्पादन, आलू उत्पादन। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति। जो श्वेत क्रांति है आपके व्हाइट रिवोल्यूशन, सफेद क्रांति इसको ही बोलते हैं, है ना। श्वेत क्रांति बोल दो, चाहे व्हाइट रिवोल्यूशन बोल दो, चाहे आप बोल दो इसको वही, आप इसे बोल दे चाहे श्वेत क्रांति, सफेद क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन। ये है दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से। दूध का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। और श्वेत क्रांति के पिता कौन है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन, पीछे ही बता दिया है मैंने थोड़ा सा, है ना।
नेक्स्ट है लाल क्रांति। लाल क्रांति आपके टमाटर से संबंधित है भाई। किससे? टमाटर। टमाटर का रंग कैसा होता है? लाल। टमाटर ना मिले तो फिर मांस उत्पादन से, टमाटर या मांस, है ना। नेक्स्ट है पीली क्रांति, जिसे अपन येलो इवोल्यूशन बोलते हैं। पीली क्रांति आपके तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तो तिलहन में भी अगर देखें तो कौन सी क्रॉप, तो वो मैं बता देता हूँ। पीली क्रांति किससे संबंधित है भाई? तिलहन उत्पादन से। और तिलहन में भी बात करें तो कौन सी क्रॉप? सरसों। सरसों से संबंधित है। नीली क्रांति की बात करें तो आप बताइएगा नीला रंग किसका होता है? पानी का होता है। देखा होगा थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का नीला। तो ये अपन बात कर सकते हैं मछली पालन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मछली पालन से। मछली पालन, है ना। ऐसा मतलब कि ना समुद्र के जल से संबंधित है, ये मछली पालन से संबंधित है। नेक्स्ट है रजत क्रांति। रजत क्रांति आपके अंडे उत्पादन से। अंडा का कलर भी कैसा होता है? रजत। अंडा ना मिले तो मुर्गी पालन से। अंडा ना मिले तो मुर्गी पालन। ओके। काली क्रांति, ये वाली जो काली क्रांति वाला एग्जाम है ना, ये क्वेश्चन, ये आपके जो बीएसटीसी के एग्जाम लगी थी। अब मेरे को वर्ष तो याद नहीं है, लेकिन उसमें पूछा गया था ये काली क्रांति, है ना। काली क्रांति किससे संबंधित है? तो काली क्रांति आपकी, मैं बात करूं पेट्रोलियम से, या जेट्रोपा लिख लेना, पेट्रोलियम, या मैं बात करूं पेट्रोलियम के अलावा जेट्रोपा, पेट्रोलियम या जेट्रोपा। ओके। नेक्स्ट बात करता हूं मैं बादामी क्रांति की। तो बादामी क्रांति आपके मसाला से संबंधित है भाई। मसाला से, बादामी क्रांति मसाला, इसमें दे ही नहीं रखा बादामी क्रांति, है ना। मसाला वगैरह ये कुछ नहीं दे रखा। आ गया भाई, मसाला से संबंधित है ना, ये याद रखना। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। किससे? उर्वरक से, फर्टिलाइजर से। परभनी क्रांति भिंडी से, सबसे इंपोर्टेंट है। परभनी क्रांति किससे संबंधित है? भिंडी उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। किससे? झींगा उत्पादन से। आपको दिख रहा है ना इधर का, झींगा उत्पादन से। नेक्स्ट बात करूं ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये आपकी श्वेत क्रांति या दुग्ध उत्पादन से संबंधित है भाई। किससे? श्वेत क्रांति या दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, है ना, इससे संबंधित है। ये आप नोट कीजिए, मैं एक बार देख लेता हूँ उधर का पोर्शन आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना, कंप्लीट दिख रहा है। ये आप नोट कीजिए इतना, फिर चले आगे, स्क्रीनशॉट ले लें। अब अपन इसमें थोड़ा सा बेसिक और देख लेते हैं, और थोड़ा सा बेसिक क्या है वो देख लेते हैं अपन। मैं बात करूं तो आपके कुछ एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज की बात कर लेता हूं अब, कि आपके राजस्थान में एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज कितनी है। फिर अपन भारतीय लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर कुछ इस प्रकार से देख लेंगे, है ना। अब देखें तो लिख लेना, राजस्थान में कृषि की यूनिवर्सिटी, राजस्थान में एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी। देखो सबसे पहली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो सबसे पहले है SKRAU। SKRAU पूरा नाम की बात करूं तो स्वामी केशवानंद, लिख लीजिएगा मेरे साथ साथ, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय। दूसरे नंबर पे आप लिखिए MPUAT, पूरा नाम हिंदी में लिखे महाराणा प्रताप कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। मेरे साथ के साथ नोट करते रहिए, विश्वविद्यालय महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, है ना। तीसरी की मैं बात करूं तो तीसरे पे आप लिख लीजिएगा SKNAU। SKNAU तो आप लिखिएगा इसका पूरा नाम श्री कर्ण नरेंद्र, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय,
कृषि विश्वविद्यालय, है ना। 4 नंबर पे आप लिखिएगा AU जय, AUJ। तो कृषि विश्वविद्यालय आपको दिख रहा है यहाँ पे, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, है ना। ये आप एक बार लिख लीजिएगा। आप एक बार इन तीनों को लिख लो। 4 और 5 में थोड़ा सा आपको आगे बता दूंगा। और यहाँ पे लिख लेना राजस्थान में एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज, आगे लिख लेना 5। कितनी है? 5 है, इतनी लिख लो। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लो। अब देखो पहली है आपके पास में SKRAU, है ना, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये आती है। और इसका पूरा नाम क्या है? स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय। इंग्लिश वालों के लिए मैं बात करूं तो स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। एस का मतलब स्वामी, के का मतलब केशवानंद, आर का मतलब राजस्थान, ए का मतलब एग्रीकल्चर और यू का मतलब यूनिवर्सिटी। और अपन बात करें राजस्थान की कृषि विश्वविद्यालय कौन सी? स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, है ना। ये है आपके बीकानेर में। कहाँ पे है? बीकानेर। और बीकानेर में भी कौन सी जगह? बिछवाल में, बिछवाल। और जेट 2025 का इसने एग्जाम करवाया था भाई, है ना। काफी दिनों तक मैं बात करूं तो बहुत डिले इन्होंने अपना रिजल्ट रखा था। पहले डेट अलग दी, उसके बाद में अलग दी, फिर अलग कर दी, फिर अलग कर दी। इस प्रकार से 4 बार डेट बदली थी जेट के रिजल्ट। ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें अपन, और ये पूछी जाती है आपके एग्जाम में, स्थापना की बात करें तो आप लिख लीजिएगा 1987। 1987 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और इसके वीसी है भाई, इन यूनिवर्सिटीज के जो निदेशक वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं वीसी, वाइस चांसलर, है ना, कुलपति। वो वीसी है अभी प्रेजेंट टाइम पर अरुण कुमार, डॉक्टर अरुण कुमार। अरुण कुमार इनके वीसी है ना। एक बार इनके वीसी आप लिख लीजिएगा साथ के साथ मेरे। इनके वीसी आप साथ के साथ लिख लो। आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। हाँ, डॉक्टर अरुण कुमार सही है ना। एच के आर यू राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय है, इसे RCA भी बोलते हैं, है ना। कोर्ट में RCA बीकानेर, राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। सेकंड में बात करूं MPUAT, महाराणा प्रताप कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। पूरे नाम की बात करूं इंग्लिश में तो महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, है ना। ये आपके पड़ती है भाई उदयपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर, उदयपुर। इसकी स्थापना लिख लो आप, स्थापना। और स्थापना में लिखिएगा आप 1999। 1999 लिख लो, 1999 लिख लो। और इसके आप वीसी की बात करें तो वीसी है इसका डॉक्टर अजीत कुमार। कौन है? डॉक्टर अजीत कुमार। तो यहाँ पे लिख लो आप वीसी, वाइस चांसलर कौन है? डॉक्टर अजीत कुमार, डॉक्टर अजीत कुमार। नेक्स्ट देखो SKNAU, तो श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये आपके हैं जोबनेर जयपुर में। कहाँ पे हैं? जोबनेर जयपुर में। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी भाई 2013 में। वीसी की बात करें, कुलपति की बात करें या वाइस चांसलर, तो इसके वो जो वीसी है वो है डॉक्टर बलराज सिंह चौधरी। कौन है? डॉक्टर बलराज सिंह चौधरी। ये लिख लो आप।
अब अपन को एक चीज साफ साफ पता चल रही है कि राजस्थान में सबसे पुरानी कृषि विश्वविद्यालय कौन सी है, तो बीकानेर। आपके SKRAU कब की स्थापना, 1987। दूसरी 1999 महाराणा प्रताप वाली जो उदयपुर में है। तीसरी SKN यूनिवर्सिटी 2013 में। ये तीन, ये तो तीन आपके मैं बात करता हूँ राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, इनको आप नोट कीजिए। दो और बच रही है, उन दो की अपन आगे बात करेंगे। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और बलराज सिंह इसके VC हो जाएंगे, इसकी VC आपके डॉक्टर अजीत कुमार, इसके VC आपके डॉक्टर अरुण कुमार। इनका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो साथ के साथ, है ना। उसके बाद में अपन बात करते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब देखो, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे चौथी आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की। चौथी है आपके AUJ, आप लिख सकते हो AUJ। तो मैं बात करूं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, जोधपुर है ना। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, हिंदी में बात करें कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। अब देखो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना, स्थापना लिख लीजिएगा साथ के साथ 2013 में। इसकी भी स्थापना 2013 में। VC की मैं बात कर लेता हूं, तो आपके जोधपुर के VC है भाई डॉक्टर बगदार राम, बताया गया है यहाँ पे डॉक्टर बगदार राम। आप कंफर्म कर लीजिएगा गूगल के माध्यम से, क्योंकि ये काफी पुराने थोड़ा सा डेटा मेरे को लग रहा है ना। कंफ्यूज है, मेरे को इतना याद भी नहीं है इनके VC वगैरह, याद पहले से अलग अलग बढ़ जाते हैं, इसलिए याद कौन करेंगे। डॉक्टर बगदार राम है ना, ये आप नोट करें। और एक बार आप इनको चेक कर लीजिएगा भाई, VC को चेक कर लीजिएगा सभी यूनिवर्सिटी के। पांच की बात करूँ तो पांचवी आपके जो कॉलेज आती है वो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा। कौन सी? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा। स्थापना की बात करूं मैं, इसकी स्थापना, स्थापना इसकी हो जाएगी 2013 में। स्थापना की कहां पे हो जाएगी डॉक्टर बगदाराम है ना, इसकी डॉक्टर बगदाराम है ना, ये मैंने पहली बार सुना है, चेक कर लीजिएगा भाई। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा की मैं बात कर रहा था, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा स्थापना 2013 में। और इसके VC की मैं बात करूं तो इसके VC डॉक्टर AK व्यास बताया गया है, ये बिल्कुल राइट है, डॉक्टर AK व्यास, AK व्यास। ये आप नोट कर ले साथ के साथ। ये एग्रीकल्चर में 5 आपके कृषि विश्वविद्यालय हैं, एग्रीकल्चर में 5 आपकी यूनिवर्सिटीज है। पहली आपके SKRU बीकानेर, दूसरी MPUAT, तीसरी कौन सी है, तीसरी SKN यूनिवर्सिटी जोबनेर, चौथी है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, पांचवी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन बात करते हैं इसमें थोड़े से, मैं आपको भारतीय लेवल पर यूनिवर्सिटीज की मैं बात कर लेता हूं, भारतीय लेवल पर, है ना। तो भारतीय लेवल पर देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूं, पहली ही आप लिख लो यहाँ पे IARI। कौन सी? IARI की बात कर लेते हैं अपन। तो इसकी फुल फॉर्म लिखो सबसे पहले, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये आपके हैं अभी प्रेजेंट टाइम पर न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में है। अब देखो मैं इसकी एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ आपको, हिंदी वाले लिख लिए भाई, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, है ना, नई दिल्ली, नई दिल्ली। अब देखो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, इसकी मैं कहानी सुनाऊं स्थापना वगैरह की। अगर आपसे स्थापना पूछे तो स्थापना में याद रखिएगा 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ? दरभंगा बिहार में। कहाँ हुई थी? दरभंगा बिहार में स्थापना हुई। उस टाइम पे बात करें अपन 1911 तक, तो 1911 तक इसमें क्या था, 1911 तक इसका नाम क्या था पहले, तो इसका नाम पूछा जा सकता है आपसे, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, एग्रीकल्चर रिसर्च
इंस्टीट्यूट, है ना। पहले यहाँ पे इंडियन की जगह क्या था, इंपीरियल था। 1911 तक की बात है। 1905 में इसकी स्थापना दरभंगा के बिहार में होती है, मतलब बिहार के दरभंगा में होती है। और कहाँ पे, गंडक नदी के पास में। कहाँ पे होती है, गंडक नदी के पास। गंडक नदी के पास में होती है। लेकिन 1911 तक यही नाम रहता है, फिर इसका नाम चेंज कर दिया जाता है, इंडियन कर दिया जाता है ना, इंपीरियल की जगह इंडियन। लेकिन बात करें अपन 1934 की, तो 1934 के अंदर यहाँ पे भाई भूकंप आता है, बढ़िया तरीके से भूकंप आया। इतना खतरनाक कि इसकी इमारत को ही गिरा दिया। जो आपके IRI थी, इसके इमारत को गिरा दिया, मतलब इसकी इमारत क्या हो गई, नष्ट हो गई। इमारत की बात करें तो इसका भवन क्या हो गया, नष्ट हो गया। अगर इमारत इसका नष्ट हो गया या भवन इसका नष्ट हो गया, तो फिर 1936 के अंदर इसको ट्रांसफर किया गया। क्यों, यहाँ पे गंडक नदी थी, इसमें बाढ़ की काफी ज्यादा संभावना थी, बार बार भूकंप आते थे, इसलिए इसको ट्रांसफर कर दिया गया आपके नई दिल्ली में। तो कब ट्रांसफर किया गया, 1936 में। ये क्या है, ट्रांसफर। इसका नाम चेंज कर दिया गया 1936 में। कहा, नई दिल्ली में। नई दिल्ली। और इसका अन्य नाम की बात करें तो पूसा है। पूसा का मतलब फिफ्थ ऑफ यूएसए, फिफ्थ ऑफ यूएसए। ये याद रखना है आपको, पूसा वाला। 1937 में न्यू दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि IRI वर्तमान में कहाँ स्थित है, या डायरेक्टली पूछ ले IRI कहाँ स्थित है। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है, नई दिल्ली। पूछ ले कि IRI की स्थापना कब हुई, है ना। तो आपको ये 1936 वाला बताना है स्थापना। आपको पूछ ले कि IRI की स्थापना सर्वप्रथम कब हुई, तो सर्वप्रथम में आपको 1905 कहाँ हुई, दरभंगा बिहार में। वर्तमान में कहाँ है, नई दिल्ली में। ये याद रखना है ना। भूकंप कब आया, 1934 में। नाम कब बदला गया, 1911 के बाद में। ठीक है, ये चीज आप नोट करें। RI, जो IRI है उसके बारे में ये चीज आप नोट कर लें। और उसके बाद में अपन दूसरी आपकी मेन जो, हाँ इसको नोट करो। दूसरी की बात करें अपन, दूसरी है ICAR। ICAR के बारे में सुना है आपने, वो ICAR के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उसके बाद में थोड़ी सी अपन जो दिवस है आपके, वो भी बात कर लेते हैं ना। दो ही पढ़ाऊंगा मैं, ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, दो ही बताऊंगा, है ना। तो फिर ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी आज से। तो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इसकी ICAR। ध्यान रखना भाई, ICAR की पूरा नाम इंडियन काउंसिल, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। हिंदी में बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है, नई दिल्ली में। अगर इसकी स्थापना के बारे में आपसे पूछा जाए तो इसकी स्थापना लिख लीजिएगा आप, 16 जुलाई 1929 में। और ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसकी स्थापना काफी बार एग्जाम में पूछ ली गई है कि ICAR दिवस मनाया जाता है 16 जुलाई को। कब कब माना जाता है, 16 जुलाई को। और ICAR की स्थापना वर्ष है 16 जुलाई 1929। अब देखो, इसकी अपन बात करें प्रथम महानिदेशक की, पहला महानिदेशक, प्रथम महानिदेशक। सॉरी। अब देखो, प्रथम महानिदेशक की बात करें तो डॉक्टर बीपी पाल, डॉक्टर बीपी पाल, डॉक्टर बीपी पाल को बोलते हैं प्रथम निदेशक के बारे में। वर्तमान निदेशक की बात करें, वर्तमान महानिदेशक की, वर्तमान के अंदर प्रेजेंट में वर्तमान महानिदेशक, तो आपको याद रखना है भाई, डॉक्टर ML जाट, डॉक्टर ML जाट। और ये कहाँ के हैं भाई, पचकोड़िया जोबनेर जयपुर, पचकोड़िया यानी कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसके पास से। कौन सी, SKN यूनिवर्सिटी। और ये अभी फिलहाल के अंदर ही बने हैं नए, डॉक्टर ML जाट। इससे पहले कौन थे, डॉक्टर हिमांशु पाठक। इतना आप याद रखें, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले ले तुरंत। अब देखो, अब अपन बात करते हैं, अब अपन बात करें कुछ दिवस की बात कर रहे हैं ना। दिवस दो ही बताऊंगा मैं, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट, है ना।
दो ही बताऊंगा वो, फिर ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। तो दिवस लगा लेना यहाँ पे आप, और लिखो। पहला है ITAR दिवस, जो कि आपसे पूछा जाता है। ITAR दिवस कब है? 16 जुलाई। ICAR दिवस 16 जुलाई। ITAR दिवस 16 जुलाई को। ICAR दिवस 16 जुलाई। एक को लिख लो, किसान दिवस। लिख लो किसान दिवस। किसान दिवस। किसान दिवस 23 सितंबर। ओके। तो आज की क्लास में अपन ने पढ़ा है सबसे पहले एग्रीकल्चर के बारे में, इसके अर्थ, इसकी ब्रांचेस, उसके बाद में ये यूनिवर्सिटीज वगैरह, क्रांतियां, बहुत सारे टॉपिक अपन ने पढ़ लिए हैं। अब कल की क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे वो चीज सुन ले आप। कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे जो आपके फ्रूट्स वगैरह है, फल वगैरह है, सब्जी वगैरह है, उनके अन्य नामों की, उनमें विशेषता तत्व कौन कौन सा पाया जाता है वो, और उनका उपयोग कौन कौन सी चीजों में अपन कर सकते हैं वो, और जो बाकी चीजें बच रही है वो सारी चीज कल की क्लास में अपन कंप्लीट देख लेंगे। आपके जनरल एग्रीकल्चर, जनरल एग्रीकल्चर कल की क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये चीज कमेंट करके बताइए कि इतनी मेहनत के बाद में आपको चीजें समझ में आई कि नहीं आई। बस क्लास को एंड तक देखना है, चाहे 1 घंटे की हो चाहे 1.5 घंटे की हो, क्लास को बिल्कुल एंड तक देखना है, अच्छी तरीके से देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे, अपने साथियों को ये चीज फॉरवर्ड करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ये पूर्णतः जो चैनल है ये आपके एग्रीकल्चर के अंदर में बात करूं, जेट और CUET की तैयारी करवाने में एग्रीकल्चर को डेडिकेटेड है। ओनली एग्रीकल्चर यहाँ पे पढ़ाई जाएगी, प्योर एग्रीकल्चर अच्छी तरीके से पढ़ाई जाएगी, ट्रिकों के साथ भी, आगे ट्रिक के भी चलेगी। अभी क्या है, बेसिक के अंदर अपन ट्रिक यूज नहीं कर सकते। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये चीज मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू।